पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज वीडियो रिवीजन में क्लास नंबर 40 हम लोग करेंगे। क्लास नंबर 40 में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी का पार्ट नंबर 9, जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सरकार लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, परगना लेवल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टडी करेंगे हम लोग, और अगर टाइम अलाउ करता है तो मनसबदारी सिस्टम को भी टच करेंगे। अदरवाइज उसको नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 41 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, वायुमंडलीय दाब पेटियां और पवन तंत्र, इससे भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं यूपीपीएससी के एग्जाम में, और ये काफी कंफ्यूजिंग आपको प्रतीत होता है, लेकिन उतना है नहीं। पूरा विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको समझाएंगे। राज्यसभा की स्थिति में इक्वल पावर्स विद लोकसभा कौन कौन सी, और स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा कौन कौन सी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और फिर साइंस का सेक्शन होगा हमेशा की तरह। सरकार लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक जिला स्तर का एडमिनिस्ट्रेशन आप मान सकते हैं, क्योंकि जो जिले यानी डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको सरकार कहा जाता था मुगल पीरियड में, और परगना प्रशासन जो है तहसील लेवल के प्रशासन से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। तो सरकार लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रशासन में फौजदार एक होता था। फौजदार ये प्रधान सैनिक अधिकारी होता था, जिले का प्रधान सैनिक अधिकारी फौजदार होता था, सैनिक अधिकारी होता था। इसके पास अपनी एक पर्सनल सेना की एक बटालियन होती थी। इसका मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। शेरशाह सूरी के काल में फौजदार को तरफदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तरफदार कहा जाता था। तो फौजदार ये हो गया मिलिट्री ऑफिसर, और अमल गुजार ये चीफ रेवेन्यू कलेक्टर होता था, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्टर होता था। अमल गुजार राजस्व वसूली हेतु जिम्मेदार था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वितिक्षी के बारे में बात करें तो भूमि और लगान संबंधी कागजात का अधीक्षक और अभिलेखपाल था, सारे रिकॉर्ड वगैरह रखता था। इसको आप रजिस्ट्रार जनरल के रूप में मान सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्ट्रार जनरल जैसे होते हैं, जो भूमि की रजिस्ट्री वगैरह उसके पेपर से पूरा जो है संबद्ध होते हैं, और उसको अधीक्षण करते हैं अपने विभाग का, सारे पेपर्स वगैरह अपने रजिस्ट्री ऑफिस में मेंटेन करवाते हैं, वो वितिक्षी होता था। सवानिगर जागीरदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था, सूचनाएं भी भेजता था।
अब जागीरदार और मनसबदार जो है ये बाहर से अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते थे, सरकारी ऑफिसर्स तो होते नहीं थे, तो इनकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखना जरूरी था, जिससे ये अपनी पावर का मिसयूज ना करें। तो सवानिगर जागीरदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था और सूचनाएं भेजता था। सूचनाएं किसको भेजेगा? बादशाह को भेजेगा। बादशाह के जो कह सकते हैं ऑफिसर्स एंड टॉप लेवल ऑफिसर्स, उनको भेजेगा। खजानदार ये जिले का खजांची होता था सरकार लेवल पर या जिला लेवल पर। काजी ये मुस्लिम के दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था। मुस्लिमों के पर्सनल लॉ और सिविल फंक्शंस या सिविल कह सकते हैं जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको देखता था काजी। अब परगना लेवल का प्रशासन हम लोग देख लेते हैं। इसको तहसील स्तर का प्रशासन भी आप मान सकते हैं। परगना या तहसील लेवल के प्रशासन में भी कुछ अधिकारी इस तरीके के होते थे। अकबर ने प्रत्येक परगना की आय निर्धारित कर दी थी कि इतना रेवेन्यू वहां से आना चाहिए। तो परगना स्तर पर जो मनसबदार जिन्हें जागीर दी जाती थी और जो जागीरदार के रूप में काम करते थे, वो अपने कह सकते हैं रेवेन्यू कलेक्टर्स पर्सनल लेवल पर अपॉइंट करते थे, जिन्हें आमिल कहा जाता था। तो आमिल की नियुक्ति जो है जागीरदार करते थे। ये सेंट्रल लेवल का कलेक्टर नहीं होता था परगना लेवल पर। ये आमिल, जिसको लोक भाषा में किरोड़ी कहा जाता था, आम बोलचाल की भाषा में, इसकी नियुक्ति जो है जागीरदार करता था। अकबर ने साम्राज्य में खालसा भूमि पर कुल 182 करोड़ी नियुक्त किए थे। जैसा कि हमने पढ़ा है, भूमि दो तरीके की होती थी। एक खालसा भूमि होती थी जिसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान या बादशाह खुद अपने पर्सनल लेवल पर करता था और अपने अधिकारी नियुक्त करता था उस पर रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो खालसा भूमि पर भी किरोड़ी नियुक्त किए थे अकबर ने, और जो भूमि मनसबदार को चली जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यू असाइनमेंट के फॉर्म में या फिर किसी अन्य मद में, जो भूमि चली जाती थी ग्रांट के रूप में, उस पर भी जब रेवेन्यू कलेक्शन होता था तो जागीरदार या मनसबदार अपने लेवल पर किरोड़ी या फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स आमिल नियुक्त करते थे। आमिल जो टर्म है ये ध्यान रखिएगा रेवेन्यू कलेक्टर्स के लिए है। आमिल का एक प्लूरल फॉर्म होता है उम्मल, ठीक है। आमिल, जब कई आमिलों की बात करेंगे तो उसको आमिलों नहीं कहेंगे, उसको उम्मल कहेंगे। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, प्लूरल वर्ड फॉर आमिल इज उम्मल। शाहजहां ने परगना लेवल पर अमीन की भी नियुक्ति की थी। परगना लेवल पर जो सेंट्रल लेवल का अधिकारी जाता था, मतलब जो सेंटर से नियुक्त होकर के आता था, उसको अमीन बोलते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया की वसूली के लिए सेंटर से यानी बादशाह की तरफ से अमीनों की नियुक्ति की गई थी औरंगजेब के समय में, ठीक है। शाहजहां ने परगना में 2 या 2 से अधिक कानूनगो की भी नियुक्ति की थी, और जिसे औरंगजेब ने बंद करा दिया था। पुनः शेरशाह और अकबर की भांति एक कानूनगो की नियुक्ति करना जारी रखा था। तो कानूनगो का काम यहाँ पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काम देखना होता था, रेवेन्यू असेसमेंट वगैरह का काम देखना होता था। मुगल और सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसके बारे में बहुत फुल प्रूफ जानकारी नहीं मिलती है। अलग अलग सोर्सेज से जो छोटी छोटी चीज़ें हमको पता चली हैं वही हमने यहाँ पर लिखा है, और इसी से एग्जाम में अनलाइक आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो जितना लिखा हुआ है उसी पर फोकस करिएगा। परगना लेवल के अधिकारियों में परगने का प्रमुख अधिकारी जो है वो शिकदार होता था। परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को दंडित करना इसका काम होता था, यानी कि जुडिशियल फंक्शंस और लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ये काम होता था शिकदार का। राजस्व की वसूली में ये आमिल का सहयोग करता था। आमिल या किरोड़ी का मुख्य कार्य राजस्व का निर्धारण करना, राजस्व को निर्धारित करना और कर वसूलना होता था। कई शासकों के काल में राजस्व निर्धारण का काम अमीन करते थे, लेकिन किसी किसी शासक के समय में जैसे अमीन नहीं होते थे तो राजस्व निर्धारण और राजस्व कलेक्शन दोनों काम जो है आमिल पर ही निर्भर हो गया था। तो आपसे अगर पूछे अमीन का काम क्या होता था, रेवेन्यू असेसमेंट, यानी लगान का अनुमान लगाना कितना होना चाहिए, रेवेन्यू का निर्धारण करना, असेसमेंट करना, ये सब काम अमीन का था। और अमीन का पद जो इंट्रोड्यूस किया गया था शाहजहां के द्वारा, और उससे पहले जो है दोनों काम ही देखता था आमिल, रेवेन्यू कलेक्शन भी, रेवेन्यू असेसमेंट भी। तो रेवेन्यू असेसमेंट का काम अमीन का होता था। इसका पद किसने इंट्रोड्यूस किया था? जैसे हमने बताया शाहजहां ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अकबर ने बकायदा आमिलों को एक और जिम्मेदारी दी थी कि अगर किसानों को लोन की जरूरत है तो लोन भी उनको मिले। आमिल को मुंसिफ भी के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, मुंसिफ। तो कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध कौन स्थापित करता था? आमिल स्थापित करता था, और जमींदारों की मदद से कई बार। और कानूनगो भूमि का लेखा रखने वाला अधिकारी होता था, पटवारियों का प्रमुख होता था कानूनगो। तो पटवारियों को हेड कौन करता था? कानूनगो हेड करता था। और फोतेदार ये परगने का खजांची होता था। कारकून ये लिपिक के रूप में काम करता था, लेखक या लिपिक। मौजा, मावादा, डी और या फिर देह, ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? गांव के लिए। तो देह या फिर डी कोई एक आपके ऑप्शन में आएगा। ये गांव के लिए, या फिर सबसे लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्राम या फिर विलेज होता था उसके लिए डी या फिर देह शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। तो कानूनगो का मेन फंक्शन जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था फारसी लैंग्वेज में। रेवेन्यू असेसमेंट शायद मैंने अभी बीच में बोल दिया था, ये काम अमीन का ही होता था अलग अलग शासकों के समय में। जैसे अकबर के समय सिर्फ पूरा काम किरोड़ी ही संभालता था, रेवेन्यू असेसमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन दोनों। शाहजहां ने नया पद इंट्रोड्यूस किया था अमीन का,
रेवेन्यू असेसमेंट का ये काम करता था। औरंगजेब ने एक नई जिम्मेदारी दी थी अमीन को ग्रामीण क्षेत्रों से जजिया कर नॉन मुस्लिम से वसूलने के लिए। ठीक है, तो ये सब हो गया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एटलीस्ट जो 3-4 यूनिट हैं, जैसे कह सकते हैं सूबा लेवल पर मिलिट्री फंक्शंस कौन देखता है, रेवेन्यू फंक्शंस कौन देखता है, परगना लेवल पर, सरकार लेवल पर कौन देखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा एयर प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। एयर प्रेशर और एयर प्रेशर सिस्टम्स काफ़ी ज़रूरी टॉपिक आजकल हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ लगभग 4 वर्षों से यूपीपीएससी पूछ रहा है, और कई बार थोड़ा सा वो ट्रिकी या डिफिकल्ट टाइप का भी क्वेश्चन होता है, और आप लोग उसको सॉल्व करने में कठिनाई महसूस करते हैं। एयर और एयर प्रेशर की अवधारणा को आप समझिए, और इसका जो वेरिएशन है इसको समझ लेंगे तो एयर प्रेशर सिस्टम समझने में आसानी होगी। इससे फैक्ट्स ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो जो जरूरी फैक्ट होगा उसको हम ऑलरेडी हाईलाइट कर देंगे। तो चूंकि वायु में द्रव्यमान होता है, एयर हैज मास, ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो इसका भार भी होता है। एयर हैज वेट, ये ट्रू फॉल्स में आया करता था बचपन वाली क्लासेस में। तो एयर में मास भी होता है, वेट भी होता है। द प्रेशर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय वर्च्यू ऑफ द वेट ऑफ द ऑल द एयर अबव इट। तो एयर अपने भार के कारण जो दाब लगाती है अपने सराउंडिंग्स में, उसी को एयर प्रेशर कहा जाता है सिंपल तौर पर। और द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन एन यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। औसत समुद्र तल से वायुमंडल के शीर्ष तक एक इकाई क्षेत्र में निहित वायु के एक स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ सकता है। द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। इसे बैरोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। इस उद्देश्य के लिए मौसम विज्ञानियों द्वारा उपयोग की जाने वाली इकाइयों को मिलीबार कहा जाता है। मिलीबार उपयोग किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा इसको व्यक्त करने के लिए। 1 मिलीबार इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ 1 ग्राम ऑन अ स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होता है, दाब का ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेंगे। इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विद हाइट। निम्न वायुमंडल में दाब ऊंचाई के साथ तेजी से घटता है। तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है घटेगा अगर हाइट इंक्रीज होगी। ये एक फिनोमेना ध्यान रखिएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट पर जो एयर प्रेशर है ये लगभग टू थर्ड लेस हो जाता है जो प्रेशर हमको सी लेवल पर देखने को मिलता है। तो सी लेवल पर जो प्रेशर देखने को मिलता है वो माउंट एवरेस्ट पर 2/3 हो जाता है, 2/3 से कम हो जाता है मतलब। हालांकि ऊंचाई के साथ दाब में कमी स्थिर नहीं होती है। मतलब ये एक सिंपल फिनोमेना या डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला फिनोमेना नहीं है कि द डिक्रीज इन प्रेशर विद ऑल्टीट्यूड हाउएवर इज नॉट कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है कि जब भी हाइट बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो कई सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे एयर डेंसिटी जो है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर, ग्रेविटी, ये सब वेरिएबल हैं। तो उसके साथ जो ऑल्टीट्यूड और प्रेशर की रिलेशनशिप है ये भी वेरिएबल है। मान लीजिए तापमान घट या बढ़ जाता है, जलवाष्प की मात्रा घट या बढ़ जाती है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि जितनी बार ऊंचाई बढ़ेगी उतनी बार दाब घटेगा, लेकिन एक जनरली ऐसा होता है। कहीं पर अगर आपको वायु दाब बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि अस्थिर मौसम होगा, अच्छा मौसम होगा। और जबकि जब दाब जो है अस्थिर होता है तो बादल वाला मौसम आपको देखने को मिलता है एक जगह पर। तो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर में हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ेगी एयर प्रेशर जो है वो घटेगा अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें बाकी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वायु की दिशा और वेग के संदर्भ में दाब के छोटे अंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल डिफरेंसेस इन एयर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी करते हैं आइसोबार ड्रॉ करके। ये जो इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं आइसोबार्स आर द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग सेम इक्वल प्रेशर। जैसे वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है आइसोबार क्या है, तो आइसोबार आर बेसिकली द लाइन्स कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो बनाते हैं हम लोग इमेजिनरी, उसको हम लोग बोलते हैं जो है आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार के बीच की दूरी दाब में परिवर्तन की दर और दिशा को व्यक्त करती है और इसे दाब प्रवणता कहा जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। द स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स एक्सप्रेसेस द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेशर चेंजेस एंड इज रिफर्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। आइसोबार जितना पास पास होंगे उससे हमको पता चलेगा कि कितना प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रांग है, और जबकि आइसोबार दूर दूर होंगे तो इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट वीक है। देयर आर डिस्टिंक्टली आइडेंटिफेबल जोन्स ऑफ होमोजेनस हॉरिजॉन्टल प्रेशर रिजाइम्स और कॉल्ड प्रेशर बेल्ट। हमारे पृथ्वी के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है एक जैसा होता है,
और वो कांस्टेंट रहता है एक कह सकते हैं बेल्ट के रूप में, जैसे हमारे पृथ्वी को एक गेंद मान लें और उसके सराउंड में आपने एक पट्टी बना दी हो, ठीक है, लहराती हुई पट्टी जिसका दाब जो है एक जैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दाब पेटी यानी प्रेशर बेल्ट्स। तो इन्हीं दाब पेटियों यानी प्रेशर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनती हैं, इनके बनने से क्या क्या होता है, कब कब शिफ्ट होती हैं, ये सब हमसे पूछते हैं। इन दाब पेटियों के शिफ्ट होने से क्या क्या फिनोमिना क्रिएट होते हैं, ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मेजर जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या कैसे कैसे बनती हैं। तो हमारे अर्थ में 7 प्रेशर बेल्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। जो ये 7 दाब पेटियां कौन कौन सी हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये एक हो गई, सब ट्रॉपिकल हाइज, सब पोलर लोस और पोलर हाइज। अब आप कहेंगे तो लिखी तो 4 हैं, आप 7 कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ये हो गई आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक इधर सदर्न हेमिस्फेयर में एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक सदर्न हेमिस्फेयर में, एक हाई प्रेशर बेल्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक सदर्न हेमिस्फेयर में। तो मतलब ये 3 पेयर और एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर डोल्ट्रम ये प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं एक करके, जैसे सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर जो डोल्ट्रम है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी कहाँ पे बनती कैसे बनती इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जो फिगर बना हुआ है प्रेशर बेल्ट्स का और विंड सिस्टम का, इसमें यहाँ पर इस रीजन में आपको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर डोल्ट्रम आइडियली देखने को मिलती है, इस रीजन में इक्वेटर के आसपास, तभी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इसका नाम है। अगर हम इसको देखें कि ये कहाँ पे एग्जैक्टली होती है, वैसे ये परमानेंटली एक ही जगह पर नहीं रहती हैं प्रेशर बेल्ट, ये शिफ्ट करती हैं अपना जो लोकेशन है। अभी हम जो ट्राई सेल्यूलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कैसे शिफ्ट होती है और उस शिफ्टिंग से क्या फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। तो आइडियली ये 10 डिग्री एन और 10 डिग्री एस अक्षांशों के बीच होती हैं, चौड़ाई 5 डिग्री एन और 5 डिग्री एस और 20 डिग्री एन 20 डिग्री एस के बीच भिन्न हो सकती है। यह पेटी दोनों गोलार्धों की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से व्यापारिक पवनों के अभिसरण का क्षेत्र होता है, यानी कि ट्रेड विंड से यहाँ पर आकर के कन्वर्ज होती हैं। हमने इंडियन मानसून सिस्टम आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको पढ़ाया था कि ट्रेड विंड्स कैसे आकर के मर्ज होती हैं या फिर कह सकते हैं कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। और वो जो कन्वर्जेंस का क्षेत्र होता है वो ITCZ कहलाता है। ITCZ को विस्तार में हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो इसको समझने में ज़्यादा कठिनाई आपको होगी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फिनोमेना आगे काम आएगा। तो ITCZ ये बनता है जब 2 प्रेशर बेल्ट्स की जो ट्रेड विंड्स हैं आपस में आकर के एक जोन में कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, टकराती हैं आपस में, तो वहाँ पर ITCZ बनता है। जो एयर मूवमेंट है वो काफ़ी काम नेचर का होता है, शांत होता है, तो इसको डोल्ट्रम्स कहा जाता है। बेल्ट की स्थिति सूर्य की स्पष्ट गति के साथ बदलती है, जो हमने ITCZ को पढ़ते समय देखा था कि जब सूर्य की जो स्थिति है वो शिफ्ट होती है तो ITCZ भी शिफ्ट होता है, ये कन्वर्जेंस जोन और या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रेशर बेल्ट की पोजीशन भी शिफ्ट होती है। इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट ये कैसे बनती है इसको हम लोग देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है इसको देखना है। तो ये कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू बनती है। मान लीजिए आपसे पूछ लें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ठीक है। तो ये कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू बनती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर डोल्ट्रम। फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जब ताप तीव्र होता है, सन का जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है इक्वेटर के पास, तो एयर जो है ये राइज होती है, ऊपर उठती है, और एयर जब ऊपर उठ जाती है तो सतह पर खाली जगह रह जाती है, तो लो प्रेशर एरिया वहां पर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, और द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ भी हम लोग कह सकते हैं। द राइजिंग एयर कूल्स एज इट ascends एंड फॉर्म्स क्यूमोलोमिनस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ये फॉर्म करती है। अगर आपसे पूछ लें कि ITCZ में कौन से तरीके का क्लाउड बनता है, तो ये बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स के बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, कब कब बनते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब बनते हैं तो वहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा जो है होती है इस क्षेत्र में, और मानसून टाइप की वर्षा जो होती है, साउथ वेस्ट मानसून जो भारत में आता है, जो इसी प्रक्रिया से या फिर इसी प्रेशर बेल्ट में आता है। अब जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है कैसे बनी, इसकी पूरी प्रोसेस हमने समझा दी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ी सी कठिनाई महसूस कर रहे होंगे कि कैसे बनी होगी ये, अभी थोड़ा सा एनिमेशन दिखाएंगे तो आपको समझना आसान हो सकता है। यहाँ पर इस तरीके से बनता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का जो क्षेत्र है इस तरीके का है। मानसून सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया कि ये जो ट्रेड विंड्स इस तरीके से मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन मूव कर रही हैं, और ये नॉर्थ वाली जो इस डायरेक्शन मूव कर रही हैं। कोरियलिस फोर्स जब एक्ट करता है तो इनका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। कोरियलिस फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से कारित होता है, वो इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में बदल देता है।
डायरेक्शन जो है रिवर्स कर देता है। इनका डायरेक्शन भी एक तरीके से जो ये इधर लेफ्ट की तरफ भाग रही हैं ट्रेड विंड्स जो सदर्न हेमिस्फेयर में, ये इस तरफ भागने लगती हैं, इस तरफ राइट की तरफ भागने लगती हैं। तो जब राइट की तरफ भागने लगती हैं और ये वाली जो इधर लेफ्ट की तरफ जा रही थी, ये भी जो है इस तरफ आने लगती हैं, राइट की तरफ आने लगती है, तो इनका क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो ये कन्वर्जेंस जो होता है जिस जोन में, उसी को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। और जो ये 3 सेल मॉडल होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का, ये इस प्रेशर सिस्टम्स को और जो ये एयर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको समझने में हेल्प करता है। ये भी एक कह सकते हैं थ्योरेटिकल फिनोमेना है। हमारी एटमॉस्फेयर का जो ब्लैंकेट है उसको कुछ टुकड़ों में, कुछ सेल में बांट दिया है जो कि मूवमेंट में होते हैं। सबसे पहले ये पोल के पास पोलर सेल, फिर ये इधर पे फेरल सेल और इधर इक्वेटर के पास हेडली सेल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हेडली सेल लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे हेडली सेल, यहाँ पे एक बार फिर से फेरल सेल, यहाँ पर फिर से पोलर सेल। तो ये सारे जो सेल हैं ये सर्कुलेशन में होते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर जो एयर है या फिर जो कह सकते हैं विंड है वो कन्वर्ज कहाँ पे हो रही है। ये सारे सेल जो है ये फिक्स्ड लैटिट्यूडनल लोकेशन पर जो है मूवमेंट करते रहते हैं और उसी से डिफाइन होता है कि किस तरीके से ये विंड्स काम कर रही हैं, विंड सिस्टम कैसे कहाँ पे शिफ्ट होता है, किस जो है कह सकते हैं जोन में और किस समय में, ये डिफाइन करते हैं। तो जब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा होगा या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन रही होगी, तो कौन से दो सेल एक्टिव रहेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, हेडली सेल एक्टिव रहेंगे। हेडली सेल मूवमेंट कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हेडली सेल जो है यहाँ पर, ये हेडली सेल और ये इधर हेडली सेल, ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर दर्शा रहा होगा। तब यहाँ पर आपका बन रहा होगा आईटी सेट या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाला हिस्सा। और आप देखेंगे ये बेल्ट स्थिर नहीं है, ये बेल्ट जो है अपनी पोजीशन जो है ये शिफ्ट भी करती रहती है इतने हिस्से में। जैसे हमने आपको बताया कि एक ही जगह पर नहीं रहती है सिस्टम, और ये शिफ्ट करता रहता है अपने आप को। एक प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेगी तो जाहिर सी बात है दूसरी प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट करेंगी। तो क्या प्रेशर बेल्ट परमानेंटली एक ही जगह पर रहती हैं? अगर आपके असर्शन रीजन वाले सवाल में आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? रॉन्ग है। प्रेशर बेल्ट जो है स्थिर नहीं रहती है, मतलब परमानेंटली एक ही जगह पर नहीं रहती हैं। अब इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से आप समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाला रीजन है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर हेडली सेल है, ये हेडली सेल हो गया, इधर हेडली सेल हो गया, ये हेडली सेल, ये हेडली सेल। हमने आपको बताया कि एयर जो है ये हीट होती है क्योंकि सन की रेस डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो एयर मास जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जा करके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का जो है फॉर्मेशन कर रहा है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे वर्षा कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, और जो सरफेस का जो प्रेशर सिस्टम होता है ये लो प्रेशर वाला रहता है। तो सरफेस प्रेशर लो है, ऊपर प्रेशर जो है ज़्यादा क्रिएट हुआ, क्लाउड बने, क्लाउड ने प्रेसिपिटेशन कर दिया, तो यहाँ पे वर्षा होती हुई देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनती है। तो यहाँ से अब क्लियर है प्रेशर बेल्ट में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हॉर्स लैटिट्यूड या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर जो हॉर्स लैटिट्यूड है, ये कहाँ पे है, कैसे बनती है, सब बताते हैं आपको। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है आपको देखने को मिलती है 35 डिग्री एन से लेकर 35 डिग्री एस के रीजन में, यानी कि यहाँ पे देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा इधर देखें आप, ये जहाँ एच एच लिखा हुआ है ये आपका हॉर्स लैटिट्यूड है। ये सदर्न हेमिस्फेयर में इस वाले हिस्से में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस वाले हिस्से में हॉर्स लैटिट्यूड बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने डायग्रामेटिकली दिखाया था कैसे बनती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, वैसे ही हॉर्स लैटिट्यूड भी अभी देखेंगे। लोकेशन अब क्लियर है। आईटीसीजेड में संतृप्ति यानी नमी का पूर्ण क्षरण के बाद ऊपरी क्षोभ मंडल में भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाली पेटी से दूर जाने वाली हवा जो है शुष्क और ठंडी हो जाती है। आफ्टर सैचुरेशन यानी कि जब मॉइस्चर पूरा लॉस कर देती है प्रेसिपिटेशन के माध्यम से, आईटीसीजेड में से प्रेसिपिटेशन होने के बाद जो हवा बचती है ये मूव कर जाती है लो प्रेशर बेल्ट से हाई मतलब अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर की तरफ, और ड्राई और कूल हो जाती है। अपना सारा मॉइस्चर लूज करने के बाद जब ये सूखी और ठंडी पवन के रूप में तब्दील होती है, तब ये सबसाइड करती है करीब 30 डिग्री एन और 30 डिग्री एस लैटिट्यूड के आसपास। जब हवा बिना नमी वाली और भारी हो जाती है तब ये डिसेंड करती है, यानी कि नीचे की तरफ हवा आएगी। इस रीजन में नीचे की तरफ आती है भारी होकर के, और द सबसाइडिंग एयर फ्रॉम द इक्वेटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पोल क्रिएटिंग अ सर्कुलेशन सेल नोन एज हेडली सेल। यहाँ पर भी अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है कोरियलिस फोर्स एक्ट करता है
वहां पर भी हेडली सेल बनता है। हाई प्रेशर बेल्ट एट अराउंड 30 डिग्री एन एंड एस आर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स इंक्लूडिंग सब्सिडेंस ऑफ ड्राई एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन एंड द कोरियोलिस फोर्स विच डिफ्लेक्ट्स द सबसाइडिंग एयर टुवर्ड्स द पोल। इस कारण से ये बनती है। द सबसाइडिंग एयर इज वार्म एंड ड्राई, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द डिजर्ट्स आर प्रिवेलेंट अलोंग दिस बेल्ट इन बोथ हेमिस्फेयर। दोनों ही हेमिस्फेयर में, चाहे सदर्न में चाहे नदर्न में, इस हवा के गर्म और शुष्क होने के कारण दोनों गोलार्धों में अधिकांश रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस उच्च दाब वाली पेटी में कमजोर हवाओं के साथ एक शांत जलवायु स्थिति देखने को मिलती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, और बहुत शांत हवाएं इसमें देखने को मिलती हैं जो कि सेलर्स यानी नाव चलाने वालों के काम की नहीं होती हैं। तो जब ये शांत हवा चलती है तो शिप तेजी से आगे नहीं बढ़ती है। तो कई बार जो नाव चलाने वाले नाविक होते हैं अपने साथ घोड़े लेकर के चलते हैं, तो शिप को हल्का बनाने के लिए घोड़ों को उनको नदी में फेंकना पड़ता है, तभी इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा, हॉर्स लैटिट्यूड इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जो सेलर्स हैं उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है क्योंकि हवा तेज नहीं चलती है इस रीजन में, तो उनको घोड़ों को नदी में फेंक देना पड़ता है, तो इसलिए इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड के अगल बगल आपको लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है, और वहाँ पर ये जो हवाएं हैं ये वेस्टर्ली हवाएं चलती हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि हमने टेक्स्ट में देखा, थ्योरी में हमने देखा कि यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में यहाँ पे बारिश करने के बाद, सारा मॉइस्चर लूज करने के बाद, जब ये हवाएं ट्रैवल कर रही हैं, ये हवाएं ट्रैवल कर रही हैं दूर की तरफ, हॉर्स लैटिट्यूड की तरफ बढ़ रही हैं। ये जो हवाएं यहाँ पर बारिश की थी, ये वाली अब आगे बढ़ करके हॉर्स लैटिट्यूड की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड की तरफ जाते जाते ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होकर के भारी हो जाती हैं, तो अब यहाँ पर नीचे उतरने लगती है। यहाँ पर जब नीचे उतरने लगती है इस तरीके से, तो यहाँ पर दो सेल का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है। इधर हेडली सेल का, इधर हेडली सेल का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, और इधर फेरेल सेल का, इधर भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी यहाँ पर हेडली सेल का और फेरेल सेल का इंटरेक्शन आपको देखने पर मिलता है यहाँ पे इस वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड बनते हैं। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, पेन मूवमेंट को फॉलो कीजिएगा ध्यान से, पेन मूवमेंट को यहाँ से फॉलो कीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये आईटीसी सेट बनाते हुए इन हवाओं ने वर्षा की थी, अभी हवा गर्म है लेकिन यहाँ पर आगे जा करके ठंडी हो जाती है ट्रैवल करते करते 30 डिग्री एन के पास और 30 डिग्री एस के पास, जो ये आपका हॉर्स लैटिट्यूड वाला रीजन है, यहाँ पर आती हैं, यहाँ के फेरल सेल से इंटरेक्शन करती है, और यहाँ पर आ करके और फिर यहाँ पर धीरे धीरे आकर के डाउन होने लगती है और फिर से गर्म होने लगती है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट करती है, यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड बनता है। नीचे आने पर हवाएं फिर से गर्म होने लगती हैं और बहुत जो है कह सकते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट करती हैं। धीरे धीरे यहाँ पर गर्म पवन जो है ये मतलब बहुत स्ट्रांग में रहती है, बहुत मंद मंदी चलती है, नाविकों को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर आपको इसी वजह से देखने को मिलता है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड या फिर जो हाई प्रेशर वाला लैटिट्यूड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो पवन है वो ठंडी होकर के नीचे की तरफ आ रही है, और ठंडी पवन जो है ज़्यादा प्रेशर लिए हुए होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल जब सरफेस पे आने वाली होती है तब ये प्रेशर अपना लूज करती है और यहाँ पर जो है गर्म हो जाती है नीचे आने पे, और इस तरीके से ये बदल जाती है वेस्टर्लीज में। ठीक है, वेस्टर्ली में बदल जाती है बाद में जा करके नीचे सरफेस के करीब आने पर। तो ये हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ पर 30 डिग्री एन लैटिट्यूड में और 30 डिग्री एस लैटिट्यूड के अराउंड क्रिएट करती है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। तो ये हो गया आपका हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड आप समझ गए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट समझ गए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पोलर फ्रंट के बारे में, ठीक है, और पोलर ईस्टर्लीज के बारे में। तो हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ जो पवन है ये कोल्ड रहेंगी, और जब सरफेस लेवल के करीब आएंगी तो यहाँ पर काफ़ी वार्म हो जाएंगी और यहाँ पर डेजर्ट में चला करेंगी। लोकसभा के साथ जो पावर्स हैं राज्यसभा की, जो इक्वल नेचर की है, उनको देख लेते हैं हम लोग। अनइक्वल नेचर वाली पहले डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल पावर्स इन रिलेशन टू लोकसभा, लोकसभा के संबंध में राज्यसभा की समान शक्तियां कौन कौन सी हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग के मामले में कौन सा आर्टिकल इससे संबद्ध है, आर्टिकल 54 और 61। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़ करके। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून बनाने और अवमानना के लिए दंडित करने के मामले में, यानी कि मेक लॉज डिफाइनिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड आल्सो टू पनिश द कंटेम्प्ट, ये दो मतलब लोकसभा के एट पार पावर्स हैं राज्यसभा की टर्म्स में। और फिर सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने के मामले में लोकसभा के इक्वल पावर्स हैं राज्यसभा की भी।
अगर जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का इनलार्ज करना हो या फिर यूपीएससी का, तो उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों की इक्वल पावर्स हैं। अनुच्छेद 352 356 के तहत आपातकाल को मंजूरी देने के मामले में लगभग इक्वल पावर्स हैं लोकसभा राज्यसभा की। वाइस प्रेसिडेंट या एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रिमूवल और इलेक्शन दोनों के मामले में राज्यसभा की ही एक तरीके से ज़्यादा पावर्स हैं, क्योंकि राज्यसभा में ही इनके रिमूवल का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है, लोकसभा में नहीं रखा जा सकता। हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित की जानी होती है, लोकसभा में साधारण बहुमत से। ये हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेशों को मंजूरी देने के मामले में राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर्स हैं। रिसीव रिपोर्ट्स एंड पेपर्स फ्रॉम वेरियस स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जो विभिन्न वैधानिक प्राधिकरण हैं उनसे जो कागजात और रिपोर्ट प्राप्त होती हैं वो दोनों ही हाउसेस के समक्ष रखी जाती हैं। जैसे लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण ये रखा जाएगा लोकसभा राज्यसभा दोनों में। सीएजी की ओर से ऑडिट रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा दोनों के समक्ष रखी जाती है। यूपीएससी की रिपोर्ट लोकसभा राज्यसभा दोनों के समक्ष रखी जाती है। फिर एससी और एसटी के लिए विशेष अधिकारी की रिपोर्ट दोनों के समक्ष रखी जाती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के समक्ष। पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच करने के लिए आयोग की रिपोर्ट दोनों के समक्ष रखी जाती है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की रिपोर्ट दोनों के समक्ष रखी जाती है। साधारण और संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश किए जाने और पारित करने के मामले में राज्यसभा लोकसभा की इक्वल पावर्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों में जो है इक्वल पावर्स है राज्यसभा लोकसभा की, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की स्पेशल पावर्स कौन कौन सी हैं? कैन इनिशिएट सेंट्रल इंटरवेंशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव फील्ड, आर्टिकल 249 में राज्यसभा का पावर यहाँ पे दिया हुआ है। राज्यसभा में पास रेजोल्यूशन बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये विशेष बहुमत से जब ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो जो मतलब हमारा पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट पर कानून बनाने लायक हो जाता है, उसको एम्पावरमेंट मिल जाती है। रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में दिया हुआ है कि राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बाय दिस इफेक्ट रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग दैट इट्स नेसेसरी फॉर इंडियन नेशनल इंटरेस्ट टू क्रिएट 1 और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के मामले में राज्यसभा की स्पेशल पावर्स हैं। पार्लियामेंट देन विल हैव द पावर टू क्रिएट बाय लॉ सच सर्विसेज। Approval of proclamation of emergency. If a proclamation is issued at the time when Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place within the period allowed for its approval, then the proclamation remains effective if the resolution approving it is passed by Rajya Sabha within the period specified period in the Constitution under Article 352, 356, 360। मान लीजिए आपातकाल घोषित कर दिया जाता है 352, 356 या 360 के अंतर्गत, और लोकसभा उस बीच डिसॉल्व हो जाती है जब तक उसको अप्रूव किया जाना हो। तो लोकसभा अगर अप्रूवल के लिए उपलब्ध नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो राज्यसभा के पास यहाँ पर पावर होता है। स्पेसिफाइड लिमिट के भीतर राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन को अप्रूव कर सकती है। तो डे नंबर 40 में आ चुके हैं और आज के साइंस सेक्शन से हमारे टॉपिक रहेंगे ब्लैक होल और क्लूनिंग। दो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा। तो यार जब हम रात में आकाश को देखते हैं, मतलब आकाश नाम के बंदे को नहीं, जो आसमान में हम देखते हैं वो काफ़ी सिंपल नज़र आता है आपको। तारे कुछ टिमटिमाते हुए, कुछ बगैर टिमटिमाते हुए, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल वे में दिख जाएंगी। लेकिन जितना सिंपल ये ब्रह्मांड अपने को दिखता है उतना है नहीं। आलम ये है कि आज इतने सारे रिसर्च के बावजूद, नासा, इसरो जैसे एक्टिव संस्थानों के अस्तित्व के बावजूद 0.1% ही हमें पता है इस ब्रह्मांड के बारे में। और इसकी वजह ये है कि जितना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये उतना ही मुश्किल होता चला जाता है हमारे लिए समझना। एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो दूसरी आके तुरंत खड़ी हो जाती है। आज भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड। यहाँ पे ब्रह्मांड का मतलब स्पेस है। तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज की डेट में साइंटिस्टों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। एक तो ये स्पेस और दूसरा समुद्र, जिसके बारे में भी सिर्फ 5% नॉलेज आज के साइंटिस्टों को है। क्या बोला? साइंटिस्ट। तो जो हम आप जैसे लोग हैं उनकी नॉलेज का तो आप अंदाज़ा लगा ही लेना। वैसे यहाँ किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं हो सकता है उनको भी काफ़ी कुछ पता हो। इसी अनसुलझे रहस्यों में से एक है ये ब्लैक होल। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये नहीं भी है। लेकिन 2019 के बाद से स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और इस वजह से आयोग लोग भी इंटरेस्टेड हो चुके हैं यहाँ से सवाल पूछने के लिए। तो इससे पहले जितने भी अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट खोजे गए हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार हो, कुछ भी हो, वो हमें सीधे सीधे दिख जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल नहीं दिखता। वो इस तरीके से काला काला गड्ढा टाइप का दिखता है।
तो इसके काले होने के पीछे की वजह क्या है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो यार ब्लैक होल और कुछ नहीं, वो बस एक मरा हुआ तारा होता है और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली और तेज होती है कि इसके आसपास जो कुछ भी आएगा ये उसको अपने अंदर निगल लेगा। भले ही वो पूरी एक गैलेक्सी क्यों ना हो, एक गैलेक्सी भी इसके पास आएगी, वो भी इसके अंदर चली जाएगी, इसका पता भी नहीं चलेगा। तो जब गैलेक्सी का ये हाल है तो हम आप क्या ही हैं उसके सामने। इवन हमारी जो पृथ्वी है वो भी कुछ नहीं है, चींटी है। तो अगर भगवान ना करे कोई ब्लैक होल पृथ्वी के नज़दीक आया तो पृथ्वी तो क्या 8 के 8 प्लैनेट नहीं बचने वाले। लेकिन इस बात की संभावना 0.1% से भी कम है। जिस तरीके से पुराने टाइम पे राक्षस हुआ करते थे ना कि आसपास के गांव कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चलता था, और उस राक्षस को किसी ने देखा भी नहीं था आज तक। तो कुछ लोग मानते थे कि राक्षस है, कुछ लोग मानते थे कि वो नहीं है। लेकिन इस स्पेस में जो हमारे राक्षस बैठा हुआ है ये ब्लैक होल, इसको अभी देखा जा चुका है। किसने देखा, कब देखा, वीडियो को अंत तक देखिएगा पता चल जाएगा। तो यार जैसा कि हमने कहा कि ब्लैक होल और कुछ नहीं मरा हुआ एक तारा है, और जो हमारा सूरज है ये भी तो एक तारा है ना। लेकिन ये जो सूरज है बहुत ही छोटा तारा है, इससे जो 100,000 गुने बड़े तारे होते हैं ना, जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो मरने के बाद नर्क में जाता है, उसी तरीके से ये जो सितारे हैं ये ब्लैक होल बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसको वाइट होल क्यों नाम नहीं दिया। जाहिर सी बात है क्योंकि ये वाइट नहीं ब्लैक है। अब ये भी सवाल है कि ये ब्लैक ही क्यों है, जबकि इसके पहले जितने भी अंतरिक्ष में चीज़ें खोजी गई हैं उनमें से तो कोई ब्लैक नहीं है। तो यार देखो इसकी एक वजह है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि पहली बात तो कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने टिकेगा नहीं, ये इसके अंदर चला जाएगा और इसके बाद कभी वापस आएगा नहीं। ये बात तो हम सभी को पता है। और दूसरी चीज़, इवन लाइट भी इसको टकरा के कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और कोई भी चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होकर तभी दिखती है जब उस पर कोई लाइट पड़े, चाहे वो उसकी खुद की हो या बाहर से, फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी लाइट है वो इस पर पड़ के अगर वापस आएगी तभी अपनी आँखों से उस चीज़ को हम देख पाएंगे। लेकिन ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है ग्रेविटी के लिहाज से कि इस पर अगर कोई लाइट पड़ी भी तो भी वो लाइट को निगल लेगा, और चूंकि ये लाइट को निगल ले रहा है तो इसका एक ही कलर बचेगा जो कि है ब्लैक। तो अभी तक हम आपके एक सवाल का जवाब दे चुके हैं। अब आपका दूसरा सवाल, सूर्य से मान लिया 100 गुना बड़ा तारा हो, 1000 गुना बड़ा तारा हो, चाहे लाख गुना बड़ा तारा हो, आखिर वो मरता कैसे है? जबकि हम लोग को ये पता है कि स्टार के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमने कब मना किया? हमने तो ये बोला कि स्टार ख़त्म हो रहा है, ना कि उसके अंदर की कोई एनर्जी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि चाहे सूरज हो चाहे तारे हों, उनका जो एनर्जी का सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, जिसमें शुरुआत में तो जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब उसके बाद हीलियम कन्वर्ट होता है कार्बन में, उसके बाद कार्बन कुछ और एलिमेंट में कन्वर्ट होते होते अंत में आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस आयरन की एक ख़ास बात होती है कि इसका कभी फ्यूज़न नहीं हो सकता, तो ये किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर मान लो कोई सूरज है, कोई तारा है, वैसे सूरज के साथ ये प्रक्रिया आज से कुछ करोड़ों साल बाद होगी। लेकिन अगर कोई तारा मरने वाला है तो उसके साथ सबसे पहले तो ये होगा कि उसके अंदर का जो भी हाइड्रोजन है वो हीलियम बनने लायक बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा आयरन में कन्वर्ट हो चुकेगा। तो यार जब भी किसी तारे के साथ ऐसा होगा कि उसका सारा का सारा हाइड्रोजन आयरन में कन्वर्ट हो गया, उसके पास अब कुछ बचा नहीं कि फ्यूज़ होकर उसको एनर्जी मिले, तब वो अपनी ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ता चला जाएगा। इससे पहले हम कितना बड़ा तारा आपको दिखा रहे थे, लेकिन जब उसका सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो कुल मिला के इतना सा ही बचेगा। और सिकुड़ते सिकुड़ते एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद होगा बूम, मतलब एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ वो तारा समाप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसा कि हमने शुरू में कहा, इस पर्टिकुलर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट में पूरा तारा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो सबसे भीतरी भाग है जो कि कोर होता है उसका, वो बच जाएगा, और उसके आसपास होगी बहुत ज़्यादा डेंसिटी। तो अपने साइज़ के हिसाब से कोर का मास और डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि एक ऐसी सुई है जिसका मास है कई सारे टन में। ऐसी सुई इमेजिन करो आप जिसका मास एक ट्रेन के बराबर हो और जिसकी डेंसिटी दुनिया के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट के बराबर हो। कुछ ये आलम हो जाएगा हमारे प्यारे तारे का मरने के बाद। और कुछ टाइम बाद ये जो कोर है यही ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और जब ऐसा होगा तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा,
कि इसके आसपास चाहे कोई तारा हो या ग्रह हो या फिर इवन कोई गैलेक्सी क्यों ना हो, सब ये अपने अंदर निगलना शुरू कर देता है। और साइंटिस्टों ने सबसे पहले रिसर्च के दौरान यही चीज़ नोटिस की थी कि आखिर साला है क्या, जो कि हमें दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी वजह से आसपास की इवन पूरी गैलेक्सी ख़त्म होती जा रही है। और इसी के बाद से उनकी रिसर्च चालू हुई और जिस नतीजे पर आज हम पहुँचे हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब उसी रिसर्चों का परिणाम है। कुछ इस टाइप की स्थिति बनती है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ तो बहुत कम है, लेकिन पहली बात तो उसका मास ज़्यादा है, दूसरी बात आसपास डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या, जो कुछ भी इसके संपर्क में आएगा इसी के अंदर चला जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है तो जितने भी ऑब्जेक्ट इसके आसपास हैं वो इसके आसपास चिपक के क्यों नहीं रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि ये सारे ऑब्जेक्ट इसके चक्कर लगाने लगे, जिस प्रकार चंद्रा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। तो ब्लैक होल के चक्कर कोई क्यों नहीं लगाता, क्यों उसके अंदर जाके समा जाता है और फिर वापस नहीं आ पाता। तो पहली बात तो भाई साहब, अगर ऐसा होता तो ये जो ब्लैक होल है इसका साइज़ बाकी के आसपास के ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होता, लेकिन है इसका ठीक उल्टा। बाकी के आसपास के ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत छोटा, लेकिन फिर भी जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर गायब हो जाते हैं, जैसे कोई जादू हो। तो चलो भाई इसका भी जवाब दे देते हैं। जैसे ही सुपरनोवा विस्फोट होता है वैसे ही ये जो कोर है ये इतना ज़्यादा सिकुड़ चुका होता है कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये तो हमने इस बात का जवाब दिया कि ये इतना छोटा क्यों है, क्योंकि ये पहले से ही सिकुड़ रहा था और विस्फोट हो गया तो सिकुड़ते सिकुड़ते ये अपने मिनिमम साइज़ पे पहुंच गया, जिस वजह से आलम कुछ ऐसा हो जाता है कि साइज़ बहुत छोटा लेकिन आसपास डेंसिटी बहुत ज़्यादा और ख़ुद इसका मास भी बहुत ज़्यादा। मतलब वही सुई जिसका मास ट्रेन के बराबर है और जिसकी डेंसिटी लोहे के बराबर है। वैसे आप सोच रहे हो कि लोहे की भी तो सुई हो सकती है ना। और जब ऐसा होता है तो स्पेस टाइम में एक गड्ढा बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये दारू पी के कौन सी बातें कर रहा है, तो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं आपको कि अगर किसी छोटी सी चीज़ के पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो स्पेस टाइम में गड्ढा तो बनेगा ही। तो चलो यार अपनी बात को समझाते हैं। जैसा कि हमने बोला कि स्पेस टाइम में गड्ढा बनता है, तो पहली बात तो ये बताओ कि स्पेस टाइम क्या है। तो यार आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस और टाइम मिलकर स्पेस टाइम बना देते हैं। स्पेस टाइम एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में यस लिख के बता देना, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और ऊपर से आयोग का कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिल जाए तब तो उस पर 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये समझो कि स्पेस टाइम एक ही चीज़ है। और किसी छोटी सी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होगी तो स्पेस टाइम जो कि ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे उसमें इस तरीके का गड्ढा बन जाएगा और इसी गड्ढे की वजह से ये ग्रेविटी काम करती है। तो इसी की वजह से अगर हमारे स्पेस में कोई ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसके पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो इस स्पेस टाइम में कुछ इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो ऐसे में होगा ये कि इस गड्ढे के आसपास जितने भी ग्रह और तारे हैं, चाहे पूरी गैलेक्सी है, वो इसके अंदर ही समा जाएगी, ना कि इसके चारों ओर घूमेगी। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इसको आसपास इतने ज़्यादा ग्रह और तारे वगैरह कुछ मिलते नहीं हैं। मतलब ऐसा शेर समझो जो कि जंगल में है जिसको शिकार नहीं मिल रहा। अगर शिकार मिलना चालू हो जाए तो जंगल में तबाही मच जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर इसके अंदर कोई गैलेक्सी चली गई तो इसका साइज़ ऐसे हल्का सा बढ़ जाएगा और इसका साइज़ अगर बढ़ गया तो इसकी ग्रेविटी 1 लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से आसपास दूसरी गैलेक्सियाँ इसके अंदर जाना शुरू कर जाएंगी। और यही वजह है कि इस पे जब रिसर्च चल रही थी तो साइंटिस्ट ने इसको अंतरिक्ष का महादानव बताया था, क्योंकि इसके आसपास कोई भी हो ये उसको नहीं छोड़ने वाला और इसके अंदर अपने में मिला लेगा इसको। और एक बार इसके अंदर कोई चीज़ चली गई तो वापस वो लौटने नहीं वाली। ठीक वैसे ही जैसे कि गया हुआ इंसान वापस नहीं आता। आप सोच रहे होंगे, इनफैक्ट समझ रहे होंगे कि हमने क्या कहा आपसे। अभी अब बात ये आती है कि इस पे जब तक रिसर्च चल रही थी तब तक इसका केवल एक नाम सामने आया था, ब्लैक होल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त तक इसको किसी ने देखा नहीं था। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से ब्लैक होल का अस्तित्व इस दुनिया में है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसको देखा नहीं था। फिर आ जाता है 10 अप्रैल 2019, जिसमें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की फ़ोटो ले ली गई थी, जो कि कुछ इस प्रकार दिखती है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि
जिसकी सिर्फ कल्पना अभी तक लोग करते आ रहे थे, जिसका केवल एक नाम दिया था, महादानव बताया था, उसको साइंटिस्टों ने सामने से भी देख लिया, जिसके बाद से ये कन्फर्म हो गया कि अंतरिक्ष में कुछ तो ऐसा है जो कि अपने आसपास की चीज़ों को खाए जा रहा है। इसके बाद से इसकी कुछ और डिटेल सामने आई। इस ब्लैक होल की लोकेशन को का भी पता लगा दिया गया। जिस प्रकार से हमारी जो अपनी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, बोले तो आकाशगंगा, वैसे ही इस ब्लैक होल की लोकेशन है M87 नाम की गैलेक्सी। और ये जो ब्लैक होल है ये यहाँ भले ही आपको अदना सा दिख रहा हो, लेकिन ये पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है। मतलब ऐसी ऐसी 30 लाख पृथ्वी को ये खा जाएगा अगर संपर्क में आ गई इसके तो। लेकिन गनीमत ये है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला जल्दी से, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और लाइट ईयर आप जानते हो डिस्टेंस की यूनिट होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी यूनिट नहीं होती है डिस्टेंस मेज़र करने की, और वो क्या होती है ये बात आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आई होप हमने आपको इस बात का आंसर दे दिया कि ब्लैक होल है। मतलब अभी तक लोग भगवान को नहीं देख पाए हैं, लेकिन ब्लैक होल को हम लोगों ने देख लिया है और ये पता लगा लिया है कि हमारी पृथ्वी को आने वाले कुछ करोड़ों सालों तक कम से कम इससे खतरा नहीं है। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर हम इससे 30 लाख किलोमीटर दूर होते तो हम खप जाते हैं, मतलब पता भी नहीं लगता हमारा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो यार, अब जल्दी से इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है क्लोनिंग। आप लोगों ने बॉलीवुड फिल्मों वगैरह में डबल रोल ज़रूर देखा होगा 2 हीरो का, और आप लोग चौंके भी होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमको जो लेटेस्ट फिल्म याद आती है वो है हिंदुस्तान की कसम, अजय देवगन वाली, 99 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपके दिमाग में कोई और फिल्म हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल ये हैरानी की बात है, क्योंकि जो नेचर में हमारी जन्म लेने की प्रक्रिया होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं, और उनको भी पहचानना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि शक्ल बिल्कुल एक जैसी नहीं होती दोनों की। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हम लोग आज की डेट में 2 एक जैसे दिखने वाले इंसान बना सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि भाई कैसे। तो चलो इस कैसे का जवाब देना शुरू करते हैं। तो 2 बिल्कुल एक जैसे इंसान या जानवर बनाने को ही क्लोनिंग कहते हैं। तो इसी टेक्निक के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हो। तो चलो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो साइंटिस्टों ने 1950 के दशक से ही इस पे काम करना चालू कर दिया था, लेकिन शुरुआत में इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी, बावजूद इसके कि वो लगातार एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और ऐसा वो काहे कर रहे थे इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में दूंगा। और ऐसा करते करते 30-35 साल बीत गए। साइंटिस्ट लोग हार नहीं मान रहे थे, उनको कुछ तो ऐसा दिख रहा था जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उसके बाद 1980 का दशक आ जाता है, जिसमें इन्होंने मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चालू किया और कुछ हद तक दूसरा मेंढक बना भी दिया था, लेकिन वो बनता ही मर गया था, वो बात और है। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और कुछ चूहों पर भी ये एक्सपेरिमेंट चालू किया, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी मर जाते थे। इसके बाद भी कम्युनिटी ने हार नहीं मानी, और यहाँ कम्युनिटी का मतलब कुछ और मत समझना, साइंटिस्ट की बात हो रही है। और वो अलग अलग जानवरों पे अपना शोध करते रहे, शोध आई सेड मतलब रिसर्च। और इसी क्रम में इन्होंने रैबिट को भी शामिल किया, खरगोश को। उसके बाद आ जाता है 1996, जिसमें सर इयान विल्मट नाम के साइंटिस्ट ने अपनी टीम के साथ मिलके सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र नाम की टेक्निक के ऊपर काम किया, जिसके बाद उनको ऐसी सफलता मिली कि उसकी बात हम आज तक करते हैं और एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन भी आते हैं। हुआ क्या था कि इस टेक्निक के माध्यम से इन्होंने अलग अलग सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए एक भेड़ को क्लोन कर लिया। जी हाँ, एक शीप को। इसका क्लोन सक्सेसफुल हो गया और क्लोन के बाद बनने वाली भेड़ का नाम डॉली रखा गया। तो ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग का सबसे पहला सक्सेसफुल केस था, जो कि इयान विल्मट और उनकी टीम ने सोमैटिक सेल ट्रांसफ़र टेक्निक की मदद से बनाया था। हालांकि 7 साल बाद 2003 में लंग इन्फेक्शन की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद ही साइंटिस्ट का ध्यान ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर गया कि हम एक जैसे इंसान क्यों नहीं बना सकते जब शीप बना दिए तो। और तब से लेकर आज तक साइंटिस्ट जुटे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन क्लोन बन जाए, और जिस दिन बनेगा उस दिन आपको डेली करंट अफेयर में पता चली जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट देन। तो यार, क्लोनिंग का जो एक्सपेरिमेंट होता है वैसे तो बाकी किसी एक्सपेरिमेंट की तरीके ही होता है, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितना ये आसान लगता है कि एक जैसे दूसरा इंसान बना दो, क्यों नहीं बन सकता, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जिनको अभी 20 साल से ऊपर हो गए हैं सॉल्व नहीं किया जा सका है, नहीं तो उसी टाइम ना दूसरा इंसान बन गया होता। और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी अगर मान लो क्लोन बन भी गया तो उसके टिकने की कोई गारंटी नहीं होती कि
जो भी जीव आपने बनाया है वो कितने साल जिंदा रहेगा। अब आइए समझते हैं कि क्लोनिंग किस तरीके से की जाती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल है उसका रेप्लिका बनाना है, मतलब सेम उसी के जैसा दूसरा मॉडल इसमें बनाना होता है। अगर आसान भाषा में बोलें तो कार्बन कॉपी किसी जानवर के या इंसान के बना देना क्लोनिंग कहा जाता है। इसके ऊपर इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया भी था कि मेंढक से लेके खरगोश तक और उसके बाद शीप तक, हालांकि शीप बच गई थी और 7 साल जिंदा भी रही थी, लेकिन अभी भी इसका कोई रिलायबल सोल्यूशन नहीं मिल पाया है कि इस टेक्निक को यूज़ करके आप क्लोन बनाते जाओ चाहे जितने। नहीं तो अभी तक साइंटिस्ट इसको पेटेंट करवा चुके होते और या फिर दूसरी इंडस्ट्री को दे चुके होते और क्लोनिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी होती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। और इसीलिए जिस हिसाब से इस पे काम किया गया है वैसी सफलता अभी तक इसको प्राप्त नहीं हुई है। तो वैसे क्लोनिंग के 2 मोटे तरीके होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और दूसरी डीएनए बेस्ड क्लोनिंग। हम यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव के बारे में, जिसमें एक आप मदर की एग सेल लेते हो और दूसरी फादर की कोई भी सेल ले सकते हो। इसके बाद मदर की जो एग सेल है उसमें से डीएनए निकाल के फादर की जो भी सेल है उसके किसी ना किसी जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके लिए स्किन सेल का यूज़ किया जाता है ज़्यादा करके, और ऐसा करते ही जो भी एग सेल थी उसमें अब डिवीज़न चालू हो जाता है, और ये डिवीज़न के बाद माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है जिसे फीटस कहते हैं उसमें डेवलप होने लगता है। इसके बाद इस फीटस को मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बोले तो बच्चेदानी में। अगर आप किसी लैब में क्लोनिंग करना चाहते हो तो उसके 2 तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है एम्ब्रियो ट्यूनिंग या फिर एम्ब्रियो स्प्लिटिंग इसे बोल सकते हो, और दूसरा वही होता है जिससे वो भेड़ बनी थी, बोले तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। तो पहले वाले तरीके के ऊपर आते हैं जो कि है एम्ब्रियो ट्यूनिंग या फिर स्प्लिटिंग। तो यार ये जो तरीका होता है, ये जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना नेचुरली, सेम वही प्रोसेस रिपीट किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें माँ के शरीर में नहीं होती बल्कि लैब में कंप्लीट करनी होती हैं हमको, जिसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप की डिस्क यूज़ करनी पड़ती है। देख रहे हो ये सीडी टाइप की है, इसका सहारा लेना पड़ता है। इसमें 2 टाइप की सेल को इकट्ठा किया जाता है, एक फादर से स्पर्म सेल और दूसरा मदर से एग सेल, और इनको फ्यूज़ कराने के बाद जो भी एम्ब्रियो सेल बनती है उसको उठा के मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है सीधे सीधे, और उसके बाद उसी यूट्रस में ये फीटस डेवलप होने लगता है ठीक वैसे ही जैसे नेचुरली होता है। अब चलो अगली टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो कि है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। जी हाँ, वही जिसकी वजह से वो भेड़ बनी थी। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये एकदम मॉडर्न टेक्निक है, आज के टाइम पे जो रिसर्च हो रही है उसमें यही तरीका यूज़ हो रहा है। इसमें एम्ब्रियो स्प्लिटिंग से बिल्कुल अलग चीज़ काम करती है, जिसके लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल जो होती है ना, बॉडी सेल मतलब रिप्रोडक्टिव नहीं, शरीर का कोई भी हिस्सा लेके उसकी सेल का सैंपल उठा लिया जाता है सिंपल भाषा में, और जैसे ही उस सैंपल को हमने उठाया लैब में ले जाके उसकी न्यूक्लियस वहाँ से हटा दी जाती है। इसके बाद अपने पास क्या रह गया, एक सोमैटिक सेल जिसका न्यूक्लियस गायब है, और दूसरी अपने पास मदर की एग सेल तो है ही है, लेकिन जो न्यूक्लियस हमने निकाला उसको फेंकना नहीं है, अभी उसका काम पड़ेगा। कैसे वो समझो। तो जो भी हमारे पास एग सेल थी उसके डीएनए में से न्यूक्लियस को हटा के फेंक दिया, और उसके स्थान पे कौन सा न्यूक्लियस डाला जो कि हमने सोमैटिक सेल से अलग किया हुआ था। तो कुल मिला के एग सेल का न्यूक्लियस हटा के जो दूसरी बॉडी सेल है उसका न्यूक्लियस अपने को डालना होता है इसमें, और ऐसा होते ही ये एक फर्टिलाइज्ड एग की तरीके से बिहेव करने लगता है। मतलब मानव शरीर में, मतलब फीमेल बॉडी में जो बच्चा डेवलप होता है ना, उसकी सेल की तरीके से। लेकिन चूंकि फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो रहा है, इस वजह से जो इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल शरीर के अंदर मिलते हैं वो तो मिल नहीं पाते, तो ये दिए कहाँ से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर से दिए जाते हैं बिजली के झटके के रूप में। इसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है, और ऐसा होते ही इसको मदर के एग में डाल दिया जाता है। सॉरी ये तो खुद ही एक एग है, इसको यूट्रस में डाला जाता है क्योंकि अंत में बच्चा वहीं पे डेवलप होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको एक एग सेल चाहिए होती है, और इसके बाद 2 में से एक तरीका यूज़ हो सकता है, या तो इसके डीएनए से न्यूक्लियस गायब कर दो और बाहर किसी दूसरी बॉडी सेल से, जो कि आप किसी भी जानवर से ले सकते हो, उसका न्यूक्लियस इसमें डाल दो, या तो फिर
लैब में स्पर्म और ओवम को मिला दो और जो भी फीटस सेल डेवलप हो रही है वो यूट्रस में डाल दो सीधे। लेकिन आजकल डीएनए बेस्ड क्लोनिंग भी हो रही है, उसके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें वैसे आप बैक्टीरिया वायरस की सहायता से ये सारे काम कराते हो, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि बाहर से कोई भी जानवर की सेल ले लो और उसका डीएनए एक इंजेक्शन में ले लो और उस इंजेक्शन को इस एग सेल में दे दो, तो ये होता है डीएनए बेस्ड। तो अब यार उस सवाल का जवाब देते हैं जो कि आप वीडियो की शुरुआत से ढूंढ रहे हो, जो कि है कि इतनी मगजमारी काहे को, इस क्लोनिंग के पीछे इतना क्यों पड़े हैं साइंटिस्ट। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, इस वजह से पड़े हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात है कि इसकी सहायता से प्लास्टिक सर्जरी आसानी से हो सकती है। तो जो लोग 90s के किड्स और पुराने टाइम के सीरियल देखते हो, उसमें ये दिखाया जाता है कि खुद की प्लास्टिक सर्जरी करा ली और अपने बदले दूसरे को मार दिया। तो ये काम इतना आसान नहीं होता। अगर इसको आसान बनाना है तो क्लोनिंग में अपने को सक्सेस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि डॉक्टर जो भी घायल इंसान है या फिर जिसको सर्जरी करानी है उसकी बॉडी सेल का कोई भी सैंपल लेके उसकी और लैब में उसी के जैसी दूसरी सेल बना देंगे, जो कि आज के टाइम पे मुमकिन नहीं है। वहीं अगर मान लो कोई एक्सीडेंटल केस आया और उसके अलग अलग ऑर्गन डैमेज हो गए, तो उसको आज के टाइम पे बचाना मुश्किल होता है और इसी बात का सहारा लिया जाता है कि ये ऑर्गन खुद को रिपेयर करें। लेकिन मान लो रिपेयर करने में सक्षम नहीं है तो क्या, तो कुछ नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर क्लोनिंग में हमको सक्सेस मिल गई तो ये जितने भी ऑर्गन हैं ये दोबारा से बनाए जा सकेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इनको बॉडी में फिट किया जा सकेगा। और इसके बाद अगर क्लोनिंग में हमको सक्सेस मिल गई तो इसका एक हिस्सा होता है स्टेम सेल थेरेपी। ये हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाएगी और वहीं आज के टाइम पे इस पर सिर्फ रिसर्च चल रही है। तो क्लोनिंग में अगर सक्सेस मिली तो स्टेम सेल थेरेपी हर कोई करा पाएगा, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आज के टाइम पे कैंसर का इलाज, जो कि लगभग नामुमकिन है तीसरी स्टेज के बाद, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, जीवन भर आपको खून चढ़वाना या फिर दवाई लेना पड़ सकता है, या सी, इन जैसी बीमारियों का इलाज ऐसे हो जाएगा जैसे फीवर का होता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि ऑर्गन की सेल रिपेयर करके उनको पहले जैसा बना दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो पाएगा तो इस प्रकार के ऑर्गन की तो लाइन लग जाएगी बाबा। और ऐसा हुआ तो आज की डेट में जितने भी लोग दूसरे ऑर्गन के लिए मरते हैं, आप किसी बड़े अस्पताल में जाओ तो वहाँ पे ये ज़रूर लिखा मिलता है कि यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन ये तभी उपलब्ध है जब बाहर से कोई ऑर्गन मिले, और वो लगभग नामुमकिन हो चुका है आज की डेट में। और ये मुमकिन कब हो पाएगा, जब क्लोनिंग टेक्निक में हमें सक्सेस मिलेगी तब। तो यार इसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे कि आप इंजेक्शन लगवाने जाते हो कुत्ते काटने के बाद, इतना आसान हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि मेडिसिन की फील्ड में कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है। अब यार अगर किसी चीज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होंगे, तो चलो इनके बारे में देख लेते हैं। अगर इसकी सक्सेस सब तक पहुंच गई, इंडस्ट्री लेवल पे ये पहुंच गया, तो हर कोई क्लोनिंग करने लगेगा और जिसका जो मन करेगा उसी टाइप के इंसान बनाने लगेगा। और अगर ऐसा होगा तो जो इंसानों का नेचुरल इवोल्यूशन है वो खतरे में पड़ जाएगा और हमारी प्रजाति भी हो सकता है मॉडिफाई हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़, अगर एक जैसे दो लोग होने लगे तो जो दूसरा वाला है या पहले वाला है उसकी नीयत ख़राब हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल राधा बोल में जो टोनी ने किशन के साथ किया था, अब वो दुनिया का हर तीसरा बंदा दूसरे के साथ करने लगेगा और घर घर टोनी हो जाएंगे और हर एक किशन को पुलिस और बाकी सबसे जलील होना पड़ेगा। वहीं कुछ अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो जो क्लोन्ड पर्सन है क्राइम वो करेगा और फंसेगा कौन, जो पहले वाला है। ठीक वैसे ही जैसे टोनी ने किशन को फंसाया था। और ऐसी चीज़ें अगर बढ़ें तो ये जो क्लोनिंग प्रोसेस है ये एआई जितना खतरनाक हो जाएगा। एआई पे इतने सारे काम हो चुके हैं लेकिन आज ये ह्यूमंस को ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इवन इसकी जो डिस्कवरी की थी उसने तक ये बोला था कि हमने ये क्या बना दिया, इससे दुनिया का अंत हो सकता है। और ऐसे ही क्लोनिंग से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी तक इन सब पे रिसर्च ही चल रही है, इसीलिए जो भी हमने बोला वो सब दूर की कौड़ी है। तो इसकी चिंता को काफूर करते हुए अब सीधे एमसीक्यू पे आते हैं। स्टार को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पहली बात तो न्यूक्लियर फ्यूज़न से और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि सितारे सिकुड़ना चालू करते हैं ना जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो 1 और 2। उसके बाद है कि स्टार में जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में लगातार बदल रहा होता है और हाइड्रोजन खत्म होना इतना आसान नहीं है। जब खत्म होगा तब देखा जाएगा। अब इसमें से ये बताओ कि सबसे पहली बार
सक्सेसफुल क्लोनिंग किसकी हुई थी? तो भेड़ की, डॉली नाम था उसका, 2003 में मरी थी, 96 में बनी थी।